जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और हर तरीके के मंडी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसका नाम है पंचायती राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। तो चलिए पहले तो यही देख लेते हैं कि पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। ओके, तो पंचायती राज का मतलब क्या है? पंचायती राज किस तरीके का सिस्टम है? ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तरीके का सिस्टम है। इसमें डेमोक्रेटिक जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, उसको हर छोटी से छोटी इकाई तक में बांटा गया ताकि उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ब्रिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट लेवल, कि ग्रास रूट लेवल तक, एकदम छोटी से छोटी इकाई तक, गांव से गांव तक अगर डेवलपमेंट हमें करना है तो उसके लिए हमारे पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए, जो प्रोविजन है पंचायती राज व्यवस्था से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में आएगा, बहुत बार आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आएगा, आप देखेंगे। पार्ट 9 रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से और जो आर्टिकल रिलेटेड है इससे वो रिलेटेड है आर्टिकल 243 एंड 243O हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 16 न्यू आर्टिकल इन द पार्ट 9 एंड द 11th शेड्यूल वाज एडेड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो जो 16 नए आर्टिकल्स थे ना, जो पार्ट 9 और 11th शेड्यूल में जोड़ा गया, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप लोग एक बात ये दिमाग में याद रखिएगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसमें ये दोस्तों, उसमें ये पूछा गया है सॉरी, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहूँगी। उसमें ये पूछा गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो टोटल सब्जेक्ट है वो 29 सब्जेक्ट हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो कितने सब्जेक्ट हैं? वो 29 सब्जेक्ट हैं, जो कि हमारे 11th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायती राज आर सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। पंचायती राज जो सब्जेक्ट है वो किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का। किसका है? स्टेट लिस्ट का। स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन प्रोविजन रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, है ना। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही डिटरमाइन करता है कि क्या स्ट्रक्चर होगा पंचायती राज का। स्टेट लेजिस्लेचर टेक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ पंचायती राज, रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रोविजन आएंगे, उन सब को कौन हैंडल करेगा, उन सब को कौन डिसाइड करेगा? वो हमारा करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर। ये हर 5 साल के बाद जो पंचायती राज का इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जाता है। ये हम सबको पता है कि पंचायत का चुनाव होता है ना। गांव में प्रधान बनते हैं, फिर वो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ प्रोविजन टू फॉर्म फिनांस कमीशन टू रिव्यू फिनेंशियल कंडीशन ऑफ पंचायत, है ना। तो एक फिनेंशियल कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, एक फाइनेंशियल कमीशन के उसके इसको बनाने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, उसको अपॉइंट करने की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि वो पंचायती राज के कंडीशंस को का रिव्यू, फिनेंशियल कंडीशन जो है पंचायती राज का, उसको रिव्यू कर पाए, उसके बारे में बता पाए हमें। नेक्स्ट जो पोर्शन इसमें बताया गया है, नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि ग्राम सभा फॉर्म्ड बाई पीपल रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज। तो ग्राम सभा कैसे बनती है? ग्राम सभा फॉर्म्ड बाई बनती है किससे? पीपल रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होते हैं एक गांव के, उनसे ही ग्राम सभा हमारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ओके, नेक्स्ट जो सबसे अब ये जो आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 को भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 40 जो DPSP का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है,
उसमें गांव में पंचायती राज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन, पंचायती ऑर्गेनाइजेशन के या पंचायत ऑर्गेनाइजेशन के उसको फॉर्म करने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की व्यवस्था पहले ही बताई गई थी। और यही से ये डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के पॉइंट से ही पंचायती राज का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पंचायती राज का सिस्टम जो लॉन्च किया गया भारतीय संविधान में और भारतीय डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में, उसकी इंस्पिरेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के पार्ट के आर्टिकल 40 से ही ली गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी 10 बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर स्टेट पीसीएस एग्जाम बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस एक साथ हो रहा है ना, तो एक न एक स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आप लोग समझ जाइए कि बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड विथ द पंचायती राज कमिटी। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का मतलब क्या होगा कि 3 टियर होगा, 3 लेवल होगा, एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। बलवंत राय मेहता इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जो बलवंत राय मेहता है वो आर्किटेक्चर है किसके? पंचायती राज सिस्टम के। किसके? पंचायती राज सिस्टम के। इनॉग्रेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम डन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इनॉग्रेशन हुआ था, हुआ था पंचायती राज सिस्टम का, वो किसके द्वारा डन किया गया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डन किया गया था। कहाँ पे डन किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। कहाँ पे? नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में डन किया गया था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है उसमें ये बताया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब पाया था? किस चीज़ के द्वारा पाया था? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा पाया था? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पाया गया था। फर्स्टली लक्ष्मी मल सिंघवी कमिटी इन 1986 and then P.K. Thangun committee in 1988 recommended पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब बलवंत राय मेहता कमेटी के पहले भी एक लक्ष्मी LM सिंघवी कमेटी इनको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी 1986 में बनी थी एंड पीके थंगुम कमेटी 1988 में बनी थी। इन्होंने भी रिकमेंड किया था, ये राजीव गांधी जी का टाइम पीरियड था, इसमें भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि भारतीय जो संविधान है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसमें एक पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। लेकिन बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे थे उस टाइम हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे संविधान, हमारे कह सकते हैं कि दोनों हाउसेस में, उसको कॉन्स क्या हुआ इन दोनों कमेटी को कि ये रिकमेंडेशन पास नहीं हुई है ना। अर्लियर Ashok Mehta committee in 1977 proposed that some provision of the Panchayati Raj are capable to be kept in Indian Constitution. So Government of India should think over it. है ना, ऐसा पहले भी उन्होंने कहा था बलवंत राय मेहता जी ने। लेकिन देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं कि इन्होंने पहले ही प्रपोज किया था, ये किया था, वो किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि ये कहीं भी अभी तक आया नहीं हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको मैं ज़रूर बताऊँगी। चलिए, यही इसमें बताया गया है। देखिए इसमें यही सब बताया गया है कि ड्यू टू कपल ऑफ जनता गवर्नमेंट ऑन action could be taken on the recommendation of the Ashok Mehta committee at the central level, so only the recommendation of LM Singhvi and PK Thangum committee are clearly accepted. According to article 243d3 women are given 1/3 reservation at all level. बहुत important topic है कि according to article 243d3 article 243 clause d subclause 3 women are given 1/3 रिजर्वेशन एट ऑल लेवल ऑफ पंचायती राज। इसी का ये देन है कि आप लोग देखे होंगे कि गांव में जब कोई पंचायत का चुनाव लड़ता है तो अक्सर उसकी पत्नी
का नाम रहता है, अक्सर उसके घर की कोई ऐसा रहता है, उसकी माँ का या पत्नी का नाम रहता है जिसके नाम से वो चुनाव लड़ता है। मिनिमम एज क्या बताई गई है? मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ द पंचायती राज, ये 21 साल बताई गई है। अच्छा, आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि वोट देने की मिनिमम एज क्या बताई गई है? कि जब मेंबर ऑफ पंचायत बनने के लिए हमें 21 ईयर की ज़रूरत है, तो वोटर बनने के लिए हमें कितने उम्र की ज़रूरत है, ये कितने एज की ज़रूरत होगी, ये आप कमेंट करके, कमेंट बहुत ही ईजी है, सबको पता ही होगा ज़्यादातर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बात होने लगी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। बाई दिस अमेंडमेंट एक्ट न्यू पार्ट 9A एंड द 12th schedule added into the and the 12th schedule added into the 12th schedule added into the constitution, है ना, कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपके अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या प्रोविज़न बना, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविज़न बना। और इसमें इसके द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू जो बना था ना, उसके थ्रू ये बना था कि भाई हम वो कर लेंगे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो बना था ना, उसके थ्रू ये बना था कि पंचायती राज सिस्टम के लिए, किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए। लेकिन जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो चीज़ें बनी है वो किसके लिए बनी है? वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के लिए बनी है। कौन सा पार्ट में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात बताई गई है? तो ये बताई गई है 9A। शेड्यूल कौन सा रिलेटेड है? शेड्यूल 12th शेड्यूल रिलेटेड है। कौन सा? शेड्यूल 12th। चलिए, देयर आर 8 टाइप ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट विच इंक्लूड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज़, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी हमारा आने वाला है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, 8 तरीके के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, जिसमें कि हम बात करने हैं 3 हमने देख लिया। चौथा हमारा बनने वाला है वो है टाउन एरिया कमेटी। वो क्या है? टाउन एरिया कमेटी है ना। फिर उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड है। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है, स्पेशल पर्पज़ एजेंसी है, स्पेशल पर्पज़ एजेंसी है। ये सारे 8 बोर्ड है। चलिए, 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड 3 टाइप ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, इंक्लूड्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, याद अच्छे से रख लीजिएगा आप लोग इसको, क्योंकि ये बार बार एग्जामिनेशन में आने वाले टॉपिक्स हैं, ये है ना। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं उसमें ये देखेंगे कि और क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ एरिया डायरेक्टेड। all member of the municipality elected by people that एरिया डायरेक्टेड, कि जो मेंबर है ना म्यूनसिपैलिटी के, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे हर एरिया वाइज से। जैसे इस म्यूनसिपैलिटी से जैसे कैसे एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी म्यूनसिपैलिटीज होती है ना, तो उस म्यूनसिपैलिटी से कौन उठा है, वो कौन इलेक्ट हुआ है, इस तरीके की बातों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्म कितना होता है म्यूनसिपैलिटी का? पंचायत की तरह 5 साल का, है ना। एंड कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर ऑल्सो। ये भी मत सोचिएगा कि पहले टर्मिनेट नहीं हो सकता है, नहीं। अगर कोई कुछ भी किया तो भाई भारत सरकार है, किसी को भी टर्मिनेट कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ राइट टू डायरेक्ट, कंट्रोल एंड मैनेज द इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज, है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज राइट टू डायरेक्ट, कंट्रोल एंड मैनेज द इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज। अ फिनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल। अ फिनेंस कमीशन जो है, एक फिनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I
टू रिसीव फिनेंशियल कंडीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। ओके, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या बताया गया हमें। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी constituted under Article 243 ZD Clause 1 at district level to consolidate plan prepared by the municipalities in the district and draft a development plan for the district as whole। तो बेसिकली यही बात की गई है कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की व्यवस्था भी बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 243 ZDA क्लॉज से रिलेटेड है, जो कि सारे डेवलपमेंट के प्लानिंग और पोजीशंस को देखेगा, सारे प्लानिंग करेगा, सारी चीज़ों का प्लान करेगा। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल जो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZE एवरी metropolitan planning committee is to be constituted to prepare a draft development plan for मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो वही सेम वही बात की गई है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल 243 ZE, आर्टिकल 243 ZE बताता है हमें, है ना। इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया में क्या है, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश इन मद्रास इन ईयर 1688। लॉर्ड रिपन known as father of local self government in India। लॉर्ड रिपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 बार आएगा आगे, देखिएगा। लॉर्ड रिपन किस तरीके से जाने जाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। कौन, लॉर्ड रिपन। कौन, लॉर्ड रिपन। ओके, तो इसके अब हमने सारी डिटेल देख ली है, अब आगे इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके आगे की के जो क्वेश्चन के वीडियो हैं वो मैं एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर क्या आप लोग बोर होने लगेंगे और आधी आधी वीडियो छोड़ के जाने लगेंगे, तो फिर उस तरीके से ना पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। और 15 मिनट की वीडियो हो गई है, अगर आपने सुपरफास्ट करके देखा होगा तो ये आपने 10 या 8 मिनट के अंदर में आराम से इसको ख़त्म कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हैं। ईश्वर से यही इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो और आप लोग अच्छी पोस्ट को पाएं। धन्यवाद।